हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। स्वागत करती हूं मैं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। और प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा, हमने पार्ट 10 गद्य खंड पार्ट 10 नेताजी का चश्मा। सबसे पहले हमने कहानी देखी, कहानी पढ़ी और हम उनके पात्रों से परिचित हुए, है ना। हालदार साहब थे, कैप्टन अर्थात चश्मे वाले थे, एक पान वाला था, ड्राइवर थे और कुछ छोटे छोटे देशभक्त बच्चे। उसके बाद हमने देखा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। उसके अंतर्गत क्या देखा बेटा आपने, क्या समझा? पाठ्य पुस्तक के पीछे जो प्रश्न दिए रहते हैं उन प्रश्नों को समझा, उत्तरों को समझा और आपने अपना बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन भी दिखाया, भागीदारी भी दिखाई। तो आज हम नेताजी का चश्मा पाठ 10 क्लास 10th पाठ्य पुस्तक क्षितिज, है ना, उसके एमसीक्यूज को जानेंगे, समझेंगे, ठीक है। और एमसीक्यूज कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये आपको भली भांति पता है ना बच्चे, कि किसी भी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, एमसीक्यूज बहुत, एक तो ऐसा लगता है ना कि अच्छा सिर्फ टिक करना है, यूं करेंगे हम, लेकिन एमसीक्यूज ज्यादा टफ होंगे। कब होंगे? यदि हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब क्या करें, कैसे करें, दो ही तो ऑप्शन हैं, दो तो एकदम क्रॉस कर दिया, अब इनमें से कौन से सिलेक्ट करें, सो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एमसीक्यूज को, यदि आपको एमसीक्यूज में कम समय में बहुत अच्छा करके दिखाना है, तो जिससे संबंधित, जैसे आज हम पाठ नेताजी का चश्मा के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं ना, तो आपने यदि कहानी को अच्छे से सुना है, समझा है, प्रश्न उत्तरों को अच्छे से सुना है, समझा है, तो आप एमसीक्यूज बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। चश्मे वाले के मन में देशभक्तों के प्रति कैसी भावना थी? बताइए, जो चश्मा वाला था कैप्टन, उसके मन में देशभक्तों के प्रति कैसी भावना थी? आदर की, घमंड की, घृणा की या ईर्ष्या की? आदर की। देखते हैं, चेक करते हैं बच्चों। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेताजी की प्रतिमा किस वर्दी में थी? कैसी वर्दी में थी? नेता की वर्दी में, फौजी की वर्दी में, अंग्रेजों जैसी वर्दी में या पुलिस की वर्दी में? नेता की वर्दी में, फौजी वर्दी में, अंग्रेजों जैसी वर्दी में या पुलिस की वर्दी में? अब बताइए आप। जो स्टैच्यू थी, जो मूर्ति थी, जो प्रतिमा थी, वो किस तरह की वर्दी पहने हुए थी? नेता की? नहीं, ओके। फौजी? अंग्रेजों जैसी वर्दी या पुलिस जैसी वर्दी? अंग्रेजों जैसी नहीं थी, नेता की वर्दी भी नहीं थी। देखते हैं क्या था। फौजी, ठीक है, क्योंकि वो एक फौजी थे। नेताजी फौजी थे, क्रांतिकारी थे और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो हम सबको भली भांति परिचय है ना उससे। आगे चलते हैं। हालदार साहब क्या देखकर दुखी हुए थे? हालदार साहब ने ऐसा क्या देखा कि उनको बड़ा दुख हुआ? देश को, देशभक्तों को, देशभक्तों के प्रति अनादर भाव रखने वालों को या देशद्रोहियों को? बताइए। अरे वाह, देशभक्तों के प्रति अनादर भाव रखने वालों को। और कौन था इस पाठ में? ऐसा कौन पात्र था जिसने देशभक्तों के प्रति अनादर का भाव दिखाया था? पान वाला। अरे वाह, ये हुई ना बात। सुनोगे तो समझोगे और समझोगे तो उत्तर दोगे। वेरी नाइस। आगे चलते हैं बेटा। नेताजी का चश्मा नामक कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वाले पात्र कौन थे? हालदार साहब का ड्राइवर, कैप्टन या पान वाला? अरे अभी बताया। अच्छा, वही है पक्का, पान वाला। देखते हैं। वेरी नाइस। नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ का मूल भाव क्या है? केंद्र क्या है उसका? बिल्कुल देशभक्ति, सामाजिक भाव, राजनीतिक जागृति, मूर्ति कला की प्रशंसा। देशभक्ति है, सामाजिक भाव है, राजनीतिक जागृति है या क्या? देशभक्ति। चेक करें। बहुत बढ़िया, वेरी वेल डन।
हमेशा मैं आपसे कहती हूं कि सेल्फ मोटिवेशन देते रहिए अपने आप को। हमसे बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं होता बच्चों। तो अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, अपने आप के लिए तालियां बजाते रहिए, उत्साहवर्धन करते रहिए। वेरी वेल डन, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे के चश्मे को देखकर क्या उम्मीद जगती है? ज्ञान प्राप्ति की उम्मीद, नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद, धन दौलत प्राप्त करने की उम्मीद या देश की तरक्की की उम्मीद? क्या उम्मीद जगती है? जैसे ही हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे से बना चश्मा देखा, सरकंडे से बना चश्मा आपको याद आया ना? क्या होता है? बांस या जो पौधे रहते हैं ना, ज्वार या मक्का के, उनकी छोटी छोटी जो स्ट्रिप्स पिंचेस निकाल कर बनाया जाता है, जो बच्चे बनाते हैं वो। तो वो नेताजी का मतलब क्या उम्मीद जगी उनको? ज्ञान प्राप्ति की उम्मीद, नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद, या धन दौलत प्राप्त करने की उम्मीद, या देश की तरक्की की उम्मीद? अच्छा, ओके, नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद और छोटे छोटे बच्चे, भावी नागरिक। ठीक है, देखें, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इस पाठ में पान वाले के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या दिखाई गई है? एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हर प्रकार के व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया है। एक सामान्य से व्यक्ति, एक देशभक्त व्यक्ति, एक जो सिर्फ दूसरों में निंदा, दूसरों में कमियां, दूसरों में बुराइयां खोजते रहते हैं ऐसे व्यक्ति, एक सिर्फ अपने आप के काम से काम रखते हैं। काम से काम मतलब हमें क्या करना है, कहाँ क्या अच्छा हो रहा है, कहाँ क्या बुरा है, ऐसा भी नहीं करना है हमें। अब देखते हैं, धोखेबाज है, चालाक है, बातों का धनी है, या गरीब और ईमानदार है? अब यहां पर मुझे बताइए कि पान वाला जो था उसकी मुख्य विशेषता क्या थी? धोखेबाज था क्या? था? धोखेबाज नहीं था। ओके, चालाक? चालाक नहीं था। पक्का मैं आपके कहने पर कर रही हूं बच्चों। बातों का धनी? बातों का धनी? गरीब और ईमानदार? ये भी लग रहा है क्या, या नहीं लग रहा है, या लग रहा है? देखते हैं। बातों का धनी, क्योंकि पहले उसने कितनी अच्छे से अपनी बातों के माध्यम से नेताजी को कहा कि हाँ ये है, वो है, वो है। उसके बाद उसकी बातें इस प्रकार से थी कि वो चश्मे वाले अर्थात कैप्टन को निंदनीय बताया जा रहा था। दूसरी तरफ जब कैप्टन अर्थात चश्मे वाले की मृत्यु हुई तो उसके मन में भावना भावुक हो गया और उसने अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए हवलदार साहब से क्या कहा था कि अब कैप्टन मर गया है, और धोती से आंसू पोंछते हुए भी चैप्टर में लिखा है, जैसा कि हमने देखा था, पढ़ा था, है ना? चलिए, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, ये शब्द किसने कहे थे? पान वाले ने, हवलदार साहब ने, ड्राइवर ने, या नगर पालिका के अध्यक्ष ने? पान वाले ने। अरे वाह, क्या बात है बच्चों। चलो आगे चलते हैं। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी, मन्नू भंडारी जी, स्वयं प्रकाश जी, या यशपाल जी? स्वयं प्रकाश जी। ओके, वेरी गुड। हवलदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे? आराम करने के लिए, पान खाने के लिए, किसी से मिलने के लिए, या कंपनी के काम के लिए? क्यों रुकते थे? पान खाते थे क्या वो? इसलिए तो पान वाले से उन्होंने चर्चाएं की। तो आराम करने के लिए तो नहीं। ओके, पान खाने के लिए, पान खाने के लिए। लेट मी चेक। बहुत सही। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किसने बनाई थी? कस्बे के नेता ने, कस्बे के मूर्तिकार ने, स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने, या फिर स्कूल के हेडमास्टर ने? किसने बनाई थी मूर्ति? स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने, क्योंकि वही कलाकार होते हैं। देखते हैं बेटा, आपने तो बड़ा अच्छा बता दिया उत्तर, बहुत सही। अगले प्रश्न, ड्राइंग मास्टर का नाम क्या था? आप बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, पेज मत पलटना, पेज नहीं करना है टर्न। मोतीलाल, किशनलाल, प्रेमपाल, सोहनलाल, क्या नाम था? हाँ, किशनलाल। गलत हुआ तो चेक कर लेते हैं। मोतीलाल, नॉट किशनलाल, मोतीलाल नाम था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों।
कस्बे में कितने स्कूल थे? 2। ठीक है, आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी? लोहे की, संगमरमर की, मिट्टी की या कांसे की? किसकी बनी थी मूर्ति? पत्थर की थी, लोहे की थी, संगमरमर की थी या कांसे की थी? कांसे समझते हैं ना? बताइए। लोहे की थी? नहीं। संगमरमर की थी? पक्का? या मिट्टी की थी? क्यों मिट्टी की क्यों नहीं बना सकते? अच्छा, ओके। बारिश होगी तो भीग कर वो गल भी सकती है, ऐसा क्या? देखते हैं बेटा। ओके, बहुत सही। मूर्ति निर्माण में नगरपालिका को देर क्यों लगी होगी? धन के अभाव के कारण, मूर्तिकार न मिलने के कारण, मूर्ति स्थापना के स्थान का निर्णय ना कर पाने के कारण या संगमरमर ना मिलने के कारण? अच्छे से सोचिए, विचारिए और उत्तर दीजिए। मूर्ति निर्माण में नगरपालिका को देर क्यों लग गई होगी या लगी होगी? धन के अभाव के कारण, क्योंकि मूर्ति निर्मित तो हो रही थी लेकिन उसको बहुत समय लगा था, तब जाकर वो मूर्ति तैयार भी हुई। लेकिन तैयार भी हुई तो कैसी कि उस पर चश्मा नहीं था। तो क्या क्या हो सकता है? धन के अभाव के कारण, मूर्तिकार ना मिलने के कारण, या मूर्ति स्थापना के स्थान का निर्णय ना कर पाने के कारण, या संगमरमर के पत्थर का ना मिलने के कारण? क्या रीजन हो सकता है? धन के अभाव के कारण। स्पष्ट रूप से लिखा है वहां कि हो सकता है धन का अभाव था या धन की कमी थी, इसलिए मूर्तिकार ने चश्मा नहीं बनाया, इसलिए उसको देर भी लगी। या मूर्ति, पहले तो उन्होंने सोचा कि एक मूर्ति होगी, फिर सोचते सोचते भी कई समय बीत गए, कई महीने बीत गए। ठीक है, फिर जाकर जैसे तैसे मूर्ति बनी, और मूर्ति बनने के बाद ही फिर क्या देखा कि मूर्ति पर चश्मा ही नहीं था। आगे चलते हैं। मूर्ति बनाकर पटक देने का क्या भाव है? मूर्ति बनाकर पटक देना, इसका क्या भाव है? मतलब क्या अर्थ है? अर्थ तो पटक देना मतलब किसी को पटक देना, लेकिन भाव क्या है? कौन क्या कहना चाहता था इसके माध्यम से कि मूर्ति बनाकर पटक देना? मूर्ति बनाकर तोड़ देना, या मूर्ति बनाना, मूर्ति समय पर बनाना, या मूर्ति को फेंक देना? बताइए। मूर्तिकार जो थे मोतीलाल जी, ड्राइंग मास्टर स्कूल के, उन्होंने क्या कहा था कि कितने दिनों में मूर्ति बनाकर पटक देंगे? तो क्या मूर्ति को तोड़ देंगे, या वो समय पर मूर्ति बना देंगे, या मूर्ति बनाना, या मूर्ति को फेंक देंगे? क्या था? समय पर मूर्ति बनाना। अरे वाह, बड़ा अच्छा अर्थ समझे आप तो। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी भाषा है ना, वो पढ़ने में उसका अर्थ कुछ और होता है और भाव कुछ और हो जाता है। ठीक है, भाव अर्थात जिस समय वो बात कही गई है, जिस व्यक्ति के, जैसे हमने देखा ना स्थानीय भाषा के शब्द आ जाने से भी बहुत सारे अर्थ ऐसे होते हैं, फिर उनको मानक भाषा में परिवर्तन किया गया, तब जाकर अर्थ कुछ और होते हैं। अर्थ सेम रहता है लेकिन उनके भाव डिफरेंट हो जाते हैं या अलग अलग हो जाते हैं। तो यहां पर मूर्तिकार ने क्या कहा था, अर्थात ड्राइंग मास्टर ने क्या कहा था कि वो कुछ समय या महीने में मूर्ति बनाकर पटक देंगे, अर्थात समय पर मूर्ति बना देंगे। चेक करते हैं। बहुत सही। मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? 2 फीट, 4 फुट, 6 फुट या 8 फुट? याद कीजिए, कितनी ऊंचाई थी मूर्ति की? 4 फुट? अच्छा, किसी ने कहा 2 फुट। चेक कर लेते हैं, 6 फुट भी थी क्या? 8 फुट? नहीं नहीं, इतनी बड़ी नहीं थी। चेक करते हैं। 2 फुट, 2 फुट। अच्छा ओके, आप देखते हैं बेटा, बहुत सही। जिसने 2 फुट कहा उसका सही है। ध्यान से पढ़ा करिए, जब भी पाठ का जो प्रारंभ होता है ना, चाहे वे कविताएं हों या गद्य हों बेटा, पाठ की व्याख्या को हमें बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत अच्छे से समझना है। उसके बाद जो हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करते हैं उनमें भी अच्छे से ध्यान केंद्रित होकर बैठना है, हमें अच्छे से बैठना है, ध्यान से बैठना है, एकदम इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। ठीक है, जो कार्य हम रोचक पूर्ण तरीके से करते हैं वो हमारे मन में, मस्तिष्क में बैठ जाता है, स्थिर हो जाता है। ठीक है, आइए। तो 2 फुट की मूर्ति थी। आगे चलते हैं। तुम मुझे खून दो, नेताजी का यह नारा हमें क्या प्रेरणा देता है? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तरक्की करने की, खून दान देने की, देश के लिए बलिदान देने की, या फिर देश से प्रेम करने की? नेताजी ने क्यों कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो क्या वो ब्लड डोनेशन का कैंप खोलने जा रहे थे?
उनको रक्तदान में चाहिए था, या फिर तरक्की करने के लिए खून की आवश्यकता थी, या फिर देश के लिए बलिदान देने के लिए उन्होंने कहा था कि पंक्तियां थी ना, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता हो वो खून नहीं बह पानी है। सुभाष चंद्र की ये पंक्तियां थी ये। तो या देश से प्रेम करने की, तो देश के लिए बलिदान देने की उन्होंने इसलिए ये नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो देश के जो युवा नागरिक थे वो उनके साथ हो गए थे और आजाद हिंद फौज की उन्होंने स्थापना भी की थी। तब जाकर कहीं आज हम और आप यहाँ पर खुले आसमान के नीचे अपनी स्वतंत्रता की सांस भी ले रहे हैं और साथ ही साथ अपने कार्यों को स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं। अन्यथा पहले तो बेटा ना तो सांस ले पाते थे मतलब आजादी से, ना हम कहीं आ जा सकते थे। बहुत दयनीय स्थिति थी। जब भूख लगती थी तब कुछ खाने को नहीं दिया जाता था, तब सपोज जैसे तैसे कुछ खा लिया और नहीं खाना तब ठूस ठूस कर खिलाया भी जाता था। कहीं कुछ मतलब ऐसे कोड़े बरसाए जाते थे भारतीयों पर कि हम तो सोच कर भी रूह कांप जाती है। ये स्थिति थी अंग्रेजों के हाल में। तो हम बहुत किस्मत वाले हैं, हम उन्हें धन्यवाद देंगे अपने देश पर जो जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कर्णधार थे आजादी के। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। पहले इसका प्रश्न उत्तर चेक करते हैं। यस, देश के लिए बलिदान देने की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा में क्या कमी रह गई थी? टोपी नहीं थी क्या, या चश्मा नहीं था, या प्रतिमा की ऊंचाई बहुत कम थी, या उसका जो रंग था वो उचित नहीं था? चश्मा नहीं था, चश्मा नहीं था, चश्मा नहीं था। सबने आंसर साथ में दिया। बहुत सही, बहुत सही, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है नेताजी का चश्मा और मूर्ति पर चश्मा ही नहीं था। लेट मी चेक। वेरी नाइस। अगले प्रश्न की तरफ। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा किसने लगाया था? मोतीलाल ने, हालदार साहब ने, कैप्टन चश्मे वाले ने, या पान वाले ने? पहले तो हमें यह देखना होगा कि ये जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या थे। मोतीलाल मूर्तिकार, हेडमास्टर, हालदार साहब यहां वहां से गुजरते थे कस्बे से, कैप्टन चश्मे वाला चश्मे की फेरी लगाता था, पान वाला पान का दुकान थी उसकी। तो चश्मा किसने लगाया था? यदि हम कहें कि केंद्र बिंदु कौन थे, मुख्य पात्र कौन था, तो ऑफ कोर्स क्या आंसर देंगे आप? चश्मे वाला कैप्टन, कैप्टन, राइट। तो चलिए चेक करते हैं आंसर। यस, कैप्टन ही लगाया करते थे। कैप्टन जो थे अर्थात चश्मे वाले ही मूर्ति पर चश्मा लगाते थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतिम बार हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा देखा था? अंतिम बार, ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। सोने का चश्मा, लोहे का चश्मा, प्लास्टिक का चश्मा, या सरकंडे का चश्मा? कौन सा चश्मा देखा था? चौड़े फ्रेम वाला, गोल फ्रेम वाला, सोने का, लोहे का, प्लास्टिक का, या सरकंडे का? यस, आवाज आ रही है मुझे। अच्छे से बैठो, अच्छे से सुनो, मस्ती के साथ, एकदम रोचक अंदाज में और गंभीरता पूर्वक ग्रेस्प करना है, ग्रहण करना है। ओके, आइए चेक करते हैं। वेरी नाइस, कीप इट अप, बहुत बढ़िया बच्चे। आइए अगला प्रश्न है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हुए थे? देशभक्तों के अनादर के कारण, या फिर मूर्ति पर चश्मा ना होने के कारण, या महंगाई के कारण, या बेरोजगारी के कारण? अच्छा आप कह रहे हैं मैम ये तो नहीं है, ये दोनों तो ऐसे ही लगा दिए हैं। देशभक्तों के अनादर के कारण या मूर्ति पर चश्मा ना होने के कारण? बताइए अब इसमें से क्या होगा, आप ही बताइए, मैं नहीं बताऊंगी। देशभक्तों के अनादर के कारण, थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है मुझे आपकी, इस पर मैं टिक कर देती हूं। मूर्ति पर चश्मा ना होने के कारण है क्या? कोई ऐसा प्रसंग नहीं आया था? ओके, देखते हैं आपने जो जवाब दिया है, उत्तर दिया है, वो कितना सही है या नहीं है। ओके, सबसे पहले तो सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर, जैसा कि जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कि जब भी नेताजी की मूर्ति देखेंगे, है ना, जब कभी भी मूर्ति हम देखते हैं, चश्मे के बिना हमने मूर्ति कभी नहीं देखी।
जहां नेताजी की अर्थात सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति होगी वहां उनकी मूर्ति पर चश्मा अवश्य ही लगा होगा। जब उनकी नजर गई, जब उनकी दृष्टि गई कि नेताजी की मूर्ति, पहली बार जब उनकी दृष्टि गई थी, ध्यान से देखना, फर्स्ट पैराग्राफ के अंतिम मतलब फर्स्ट पेज के जो अंतिम है वहां पर देखना आप कि अच्छे से ध्यान से पढ़ना उसको, कि जैसे ही उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति तो है लेकिन उस पर चश्मा नहीं है, तो उनको बड़ा अजीब सा लगा था। ठीक है बेटा। उसके बाद फिर उन्होंने पानवाले से बात की और जिक्र आया था कि देशभक्तों के अनादर का। पहले तो उन्होंने मूर्ति को देखा था, चश्मा ना होने के कारण उनको बड़ा अजीब सा लगा था कि मूर्ति तो बना दी लेकिन चश्मा नहीं है, ये कौन सी बात है, उनको बड़ा अजीब सा लगा था। ठीक है, वो मायूस हो गए थे उनकी मूर्ति पर चश्मा ना देखकर। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया था, फिर कभी आए वो वहां से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति पर असली चश्मा देखा, और असली चश्मा देखने के बाद ही वो गए थे पान वाले के पास, और पान वाले ने जब ये जवाब दिया था, क्या जवाब दिया था कि ये एक लंगड़ा है पागल सा, वो लगा देता है, तब ये वाली बात आई थी। और पहले बात कौन सी थी, मूर्ति पर चश्मा ना होने के कारण हालदार साहब मायूस हो गए थे। क्लियर हुआ? ओके बेटा, आगे चलते हैं। तो आशा करती हूं आपको ये जितने भी हमने बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़े, सुने, समझे, कहानी जो हमने पढ़ी वो समझ में आई है आपको, आई है ना। सबसे पहले क्या था बेटा, चश्मा, जो नेताजी का चश्मा, एक कस्बा था, उसके चौराहे पर एक मूर्ति थी। मूर्ति किसकी थी? नेताजी की। कितने फीट की थी? 2 फीट की। किस पत्थर से बनी थी? संगमरमर की। किसने बनाया था? स्कूल के ड्राइंग मास्टर, नाम क्या था? मोतीलाल। ठीक है, मूर्ति पर चश्मा नहीं था? नहीं था। हालदार साहब वहां से गुजरते थे, जब उन्होंने देखा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है तो उनको बड़ा अजीब सा लगता था। ठीक है, उसके बाद फिर वो एक दिन वहां से निकले तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर रियल चश्मा है, लिखा है वहां पर रियल चश्मा। वही आ जाती है ना बात की, एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्द आ जाने से भाषा अधिक समझने योग्य बन जाती है। ठीक है, रियल चश्मा देखते ही पान वाले की दुकान पर जाकर उन्होंने पूछा कि ये चश्मा किसने लगाया। पान वाले ने जवाब दिया, एक है लंगड़ा लगा जाता है, कैप्टन कैप्टन कहते हैं। तो मूर्ति जो हलदर साहब थे, कैप्टन सुनते ही उनके मन में चश्मे वाले की कैसी छवि या इमेज आ गई कि कोई अच्छा होगा, हट्टा कट्टा सा व्यक्ति। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने एक दिन देखा कि एक वृद्ध बूढ़ा व्यक्ति हाथ में संदूकची समझते हैं, छोटा सा जिसमें वो चश्मे रखते होंगे, बांस पर चश्मे बहुत सारे लगाकर फेरी लगाता था चश्मे बेचने की। ठीक है, अब उन्होंने एक दिन उस पर मूर्ति पर चश्मा लगा दिया, फिर देखा हालदार साहब ने तो फिर फ्रेम बदल गया, चश्मा बदल गया। तो उन्होंने फिर पान वाले से पूछा और पान वाले ने भले रूडली, मतलब ऐसे ही जवाब दिया कि आप क्यों उसकी बार बार बात पूछते हैं, क्या करना है, कोई किताब लिखना है, इंटरव्यू देना है या न्यूज़पेपर में छपवाना है, मुझसे उसके बारे में मत पूछा करिए। पान वाले ने बड़े अजीब तरीके से जवाब दिया था और कैप्टन अर्थात जो चश्मे वाला था उसका मजाक भी उड़ाया था। ठीक है, कि जब हालदार साहब ने कहा था कि कोई देशभक्त है क्या, तो क्या कहा था उसने, पान वाले ने क्या कहा था, याद है ना, वो लंगड़ा पागल है, पागल क्या जाएगा फौज में। इस तरह से जब उसके शब्द सुने पान वाले के हालदार साहब ने, तो हालदार साहब को अच्छा नहीं लगा था। किसी भी देशभक्त का या किसी भी व्यक्ति का इस तरह से मजाक उड़ाना हमारा अधिकार नहीं है और ना ही हमारी ये इंसानियत है। मानव है, सिर्फ मानव का अर्थ ये नहीं कि 2 हाथ पैर और हमारा ये शरीर है, हम इंसान हो गए। जब तक हमारे मन में इंसानियत की भावना नहीं है, मानव है और मानवता की भावना नहीं है, तब तक हमें इंसान या मानव कहलाने का कोई अधिकार भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमने देखा। उसके बाद लास्ट में क्या देखा हमने कि एक बार जब कैप्टन की मृत्यु हो गई थी और मूर्ति पर चश्मा नहीं था, तो हालदार साहब ने क्या डिसाइड कर लिया था कि अब मैं नहीं रुकूंगा। लेकिन अचानक से एक दिन उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा रोको रोको रोको, और मूर्ति पर सरकंडे से बना चश्मा देखा। सरकंडे का चश्मा बिल्कुल ये प्रकट कर रहा था कि बच्चों ने ही बनाया है खेल खेल में, और मूर्ति पर लगा दिया। हालदार साहब बड़े प्रसन्न हुए और उनको बड़ा गर्व हुआ कि हमारे देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है, अर्थात आपके हाथों में है, बच्चों के हाथों में है, जो कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, जो जिम्मेदार हैं, उत्तरदायित्व के साथ सारे अपने कर्म करेंगे। ठीक है, तो बेटा अब यहां पर किसी भी तरह से कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, चाहे हिंदी का पढ़ना हो या और किसी भी विषय का, आपको मैग्नेट ब्रेन्स पे जब चैनल मतलब जब आप चैप्टर पढ़ना चाहेंगे या कुछ भी जानना चाहेंगे अपने विषय से संबंधित, तो बहुत सारा सर्च नहीं करना है।
अब ये नहीं कहना कि मिल ही नहीं रहा है मैडम, हिंदी का वीडियो देखना है लेकिन मैं तो थक गया देख देख कर, नहीं मिलते हैं मुझे, क्या करूं मैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको बताती हूं, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हम जाएंगे पहले गूगल पर, सर्च करेंगे या अपनी वॉइस से भी बोल देंगे, सुन भी लेता है आपका मोबाइल, आजकल तो बड़े मतलब टेक्नोलॉजी आ गई ना। तो हमने वहां देखा मैग्नेट ब्रेन्स, ओके। उसके बाद यहां पर हम स्टार्टिंग में देखते हैं, जब भी कुछ सर्च करते हैं तो अच्छे से जो स्टार्टिंग में आते हैं ना लिखा हुआ इंस्ट्रक्शंस, उनको अवश्य पढ़ना चाहिए। लिखा है इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, एनटीएससी या ओलंपियाड। तो यदि आपको इंग्लिश मीडियम जानना है तो उस पर क्लिक करिए। मान लीजिए आपको हिंदी मीडियम से रिलेटेड कुछ सामग्री चाहिए, वो भी सीबीएसई एनसीईआरटी से, ठीक है, तो हमने हिंदी मीडियम को क्लिक कर दिया। यहां पर आप देख ही रहे जो भी, तो आप हिंदी मीडियम पर गए हैं तो हिंदी मीडियम पर जाने के बाद आपको संपूर्ण विषय की जानकारी हिंदी मीडियम में मिल जाएगी। अब मानो कि आपने ये क्लिक किया और आपको हिंदी में जाना है, हिंदी से संबंधित आपको जानकारी चाहिए, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर हिंदी का पाठ्यक्रम से लेकर उसके पाठ सामग्री, उसकी व्याख्या, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, उसके एमसीक्यूज, सब कुछ आ जाएंगे। अब आपको क्या जानना है, आपको सबसे पहले पाठ्यक्रम ही जानना होगा ना कि हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम पाठ्यक्रम पे जाएंगे। पाठ्यक्रम पर जैसे ही हमने क्लिक किया हमारे सामने इस तरह का पेज आ जाएगा, इस तरह की स्क्रीन शो होगी, तो आप उसमें अचानक से अपनी बुक्स को देख लेंगे, क्योंकि पढ़ने से अधिक हम चित्रों पर ध्यान देते हैं। हम सभी, चाहे बच्चे हों, युवा हों या वृद्ध हों, चित्रों को ज्यादा ध्यान से देखते हैं और चित्रों से ज्यादा समझ में भी आता है। अब आपने जैसे ही ओपन किया, यहां पर बुक्स नजर आ रही, आप कहेंगे अरे ये मेरी बुक है, क्षितिज है, कृतिका है, कोर्स ए पढ़ने वाले, कोर्स बी पढ़ने वाले क्या कहेंगे, अरे वाह स्पर्श और संचयन है। अब इसको आप आराम से प्ले करेंगे, इतना सा भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि क्यों नहीं करेंगे इसका मैं बात अच्छे से बता देती हूं आपको, कि हर एक चैप्टर को, चाहे वो काव्य खंड हो या गद्य खंड हो, डिटेल में आपको शीर्षक के साथ, जो टाइटल है उसके साथ संपूर्ण जानकारी दी गई है कि किस पाठ में, किस कविता में हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो ध्यान पूर्वक इसको सुनिएगा। यदि आप सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको पाठ्यक्रम बिल्कुल आराम से आप साल भर उसका आनंद भी ले पाएंगे और समझ भी पाएंगे। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, तो बिल्कुल मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा, और वो भी 100% फ्री। कोई फी पे नहीं करनी है आपको, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है आपको। 6 to 12th की स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री बेटा। आप ये मत सोचना कि मैडम आप अभी कह रही हैं, बाद में कभी कुछ आ जाएगा कि इतना इतना आपको पे करना है, कभी नहीं, नेवर एवर। लाइफ लॉन्ग आप मैग्नेट ब्रेन्स पर फ्री में वीडियोस देखेंगे, वो भी हर एक विषय के। ठीक है, इसके लिए आप सिर्फ क्या करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।